कैसा ये इश्क है। सेरेन जल्दी ही तैयार हो गई थी। उसको कॉलेज के लिए निकलना था। वो तैयार होके बाहर आ गई थी। उसके कैब बुक कर ली थी, लेकिन इतनी देर हो गई थी, अब तक कोई नहीं आया था। सेरेन खुद से ही धीरे से बोली, ये इतना टाइम क्यों लग रहा है? पहले ही मेरी एक क्लास मिस हो गई, क्या करूं मैं? सेरेन खुद से ही बोल रही थी। तभी अचानक उसको एहसास हुआ जैसे किसी की गाड़ी उसके एकदम सामने खड़ी थी। सेरेन ने हैरानी से उस गाड़ी को देखा था, लेकिन तभी अचानक गाड़ी का शीशा नीचे हुआ तो उसकी नज़र सामने पड़ी थी और उसके पूरे बदन में आग लग गई थी, क्योंकि सामने ही युवान बड़ी ही नशीली नज़रों से उसको देख रहा था। सेरेन धीरे से बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? और मैंने कहा था मुझसे दूर रहो, समझ नहीं आता? सेरेन की बात पे युवान उसके बिल्कुल करीब आते हुए बोला, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन हम दोस्ती की शुरुआत तो कर ही सकते हैं ना? और वैसे भी मैं तुम्हारी वजह से इधर नहीं आया। मेरे घर का रास्ता इधर से ही पड़ता है, इसीलिए मैं यहां से गुजर रहा था तो मुझे तुम खड़ी नजर आई। अब हमारी डेस्टिनेशन एक ही है, तो मुझे लगता है हम दोनों को ही साथ चलना चाहिए। युवान की बात पे सेरेन आराम से बोली, तुम्हारे साथ जाने से बेहतर है मैं कॉलेज जाऊं ही नहीं। सेरेन की बात सुन के युवान धीरे से बोला, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता जिसके इंतजार में तुम खड़ी हो वो आएगा, और आज वैसे भी सबको कॉलेज में प्रेजेंट होना जरूरी है। तो तुम सोच लो, तुम्हें प्रिंसिपल की बातें सुननी है या मेरे साथ जाना है? युवान की बात पे सेरेन आराम से बोली, अगर सुनने को भी मिला तो मुझे मिलेगा, तो तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? और दूसरी ओर सबसे बड़ी बात, तुम मेरी फिक्र करना बंद कर दो, अपने काम से काम रखो। मिस्टर युवान ओब्रॉय, आई होप तुम्हें मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। इतना कह के सेरेन आगे की तरफ चली गई थी और युवान उसके पीछे पीछे था। कुछ ही देर में सेरेन की कैब भी आ गई, ठीक, और वो उसको विक्ट्री वाला लुक देके चली गई थी। वो अच्छे से जानती थी युवान ये सब जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि युवान ऐसा लड़का है ही नहीं जिसको किसी से प्यार हो जाए। वो लड़कियों को सिर्फ यूज करना जानता है, इसलिए वो अब सेरेन को भी यूज करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ अगली सुबह अलियाना पहले बिरला की कंपनी में जाने वाली थी, क्योंकि उसको अब रोज पहले वहीं जाना था, और वो भी जानती थी इस प्रोजेक्ट में उसका भी फायदा है। इसलिए उसने सोच लिया था वो भी मेहनत से इस प्रोजेक्ट पे काम करेगी, क्योंकि उसको कैसे भी करके अब रिद्धिमान को हराना था। और रिद्धिमान से जितना था, अगर वो जरा भी देर करती तो रिद्धिमान कुछ न कुछ करके जरूर उसके खिलाफ कोई चाल चलता, और अलियाना हरगिज नहीं चाहती थी रिद्धिमान ऐसा कुछ करे, इसलिए उसने अपनी कान और आंख सब खुले रखे हुए थे। करीब 1 घंटा बाद वो बिरला के स्टूडियो पहुंच गई थी। यहाँ पहले से ही बोर्ड लगा दिया गया था, इसलिए बाहर के लोगों की एंट्री फिलहाल यहाँ बंद थी। ये प्रोजेक्ट यहीं होने वाला था, इसलिए ऑडिशन के लिए भी सब लोग यहीं आ रहे थे। अलियाना को देखकर संजना और बिरला दोनों उसके पास आए थे। संजना सुबह ही यहाँ आ गई थी। अलियाना धीरे से बोली, अगर आज ऑडिशन होने वाला है तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आप खुद मॉडल फाइनल करिए। अलियाना की बात पे बिरला धीरे से बोला, मुझे लगता है हमें कोई इंटरनेशनल मॉडल हायर करनी चाहिए। हम उसको दुगना पैसे देंगे, जिससे लोग और ज्यादा अट्रैक्ट हो। बिरला की बात पे अलियाना धीरे से बोली, मिस्टर बिरला, आपको शायद ये सब प्लेट में सजा हुआ मिला है, तभी आप अपने इस दिमाग को ज्यादा नहीं दौड़ाते। जब आपको इस मैगजीन के लिए कोई नई मॉडल हायर करेंगे, तब लोग और ज्यादा उसको खरीदने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। इंसान 2 चीजों के पीछे ज्यादा दौड़ता है, तो वो बहुत फेमस है या वो बहुत यूनिक है। तो फेमस मॉडल आप लाएंगे तो आपका आधा पैसा उसके ऊपर जाएगा, और आपको तब भी इतना कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप ऑडिशन में कोई यूनिक मॉडल देखिए, उसके बाद डिजाइनर का ऑडिशन होगा। अलियाना की बात पे बिरला धीरे से बोला, लेकिन हमारे पास डिजाइनर पहले से हैं, तो मुझे नहीं लगता हमें डिजाइनर के लिए भी ऑडिशन रखने की जरूरत है। अलियाना की बात पे बिरला धीरे से बोला, ठीक है, जैसा आप कहें। बिरला की बात सुन के पीछे खड़ा रिद्धिमान धीरे से बोला, क्या हुआ बिरला साहब, आप तो मिस राठौर के हाथों अभी से बिक गए। मिस राठौर, मुझे लगता है आप कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही हैं। जब हमारे पास मॉडल्स हैं तो मुझे नहीं लगता जबरदस्ती किसी और मॉडल की जरूरत होगी यहाँ। और अगर मॉडल का ऑडिशन हो रहा है तो डिजाइनर किस लिए?
क्या हमारे पास अच्छे डिजाइनर नहीं है? रिस्क लेने का क्या मतलब है? रिद्धिमान की बात पे अलियाना उसकी तरफ पलटते हुए बोली, जिनको खैरात में सब मिलता है ना, वो वहीं घटिया आइडिया देते हैं जो पहले ही फेल हो चुके हो और जिन्होंने अपनी मेहनत से सब कमाया होता है ना। उनका दिमाग तुम्हारी तरह काम नहीं करता। अलियाना की बात पे कायम रिद्धिमान झटके से उसका हाथ दबाते हुए बोला, खैरात? अचानक ही रिद्धिमान की आंखें हल्की लाल हो गई थीं। बिरला थोड़ा पीछे हट के खड़ा हो गया था। कुछ यही हाल संजना का भी था, लेकिन अलियाना उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको घूर रही थी। रिद्धिमान गुस्से से बोला, आज तुमने मेरे लिए ये लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। आइंदा अगर तुमने मेरे बारे में ऐसी बकवास करी। इतना कह के रिद्धिमान थोड़ा शांत हुआ था, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, वेल मिस अलियाना रही। बात खैरात की तो तुमसे तो बहुत बेहतर है ना। मुझे अगर खैरात में भी मिला है तो मेरे बाप का है, और तुम्हें तो खुद कमाना ही था। आखिर नाजायज औलाद को कौन कुछ देता है? रिद्धिमान की बात पे अलियाना की आंखें कस के बंद हो गई थीं। उसके नाखून बुरी तरह रिद्धिमान के हाथों में गड़ चुके थे। कई जगह से खून भी आने लगा था, लेकिन रिद्धिमान उस है नफरत से अलियाना को देख रहा था। अलियाना खुद को नॉर्मल करते हुए धीरे से रिद्धिमान के कान के पास जाके बोली, अगर मैं अपने माँ बाप की शादी से पहले पैदा हो गई थी तो मैं नाजायज हो गई? चलो, तुम्हें खुश करने के लिए ये भी मान लेते हैं, लेकिन कम से कम मेरे माँ बाप का नाम तो नहीं बदला। वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे और मेरे माँ बाप थे, इसलिए तुम कितना चिल्ला कर किसी को बताओ, कोई मुझे नाजायज नहीं कहेगा। और उससे भी अच्छी बात यह है, मेरे माँ बाप एक दूसरे के लॉयल थे। मेरे डेड जिहान राठौर ने किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा, लेकिन अपने बारे में ख्याल है। तुम्हारे डेड कुणाल ओबरॉय तो किसी कॉल बॉय से भी घटिया निकले। अपनी प्रेग्नेंट बीवी को धोखा से दिया था, तो नाजायज औलाद तो तुम्हारे अपने घर में पल रही है, जिसको तुमने दुनिया से बचा रखा हुआ। अभी अलियाना की बात पूरी नहीं हुई थी जब रिद्धिमान नफरत से उसका हाथ पकड़ के कहीं घसीट के ले गया था। संजना और बिरला दोनों ही उसके पीछे भागे थे, लेकिन रिद्धिमान ने हाथ उठा के दोनों को मना कर दिया था। दूसरी तरफ सेरेन की क्लास पूरी हो गई थी। वो कैंटीन में बैठी हुई थी। तभी उसके पास मलाइका के आके बैठ गई थी। सेरेन ने एक नजर उठा के मलाइका को देखा और धीरे से बोला, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? सेरेन की बात पे मलाइका कुछ सोचते हुए बोली, सब जानते हुए भी इतना ड्रामा? कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो ना तुम। सेरेन, मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीना है। तुमने भूल गई ये बात? चलो, अगर भूल गई हो तो मैं याद कराऊं। अपनी ये खूबसूरती दिखा के तुमने मेरे युवान को मुझसे छीना है। याद रखना, वो तुम्हें भी अपने प्लेजर के लिए यूज करेगा जिसे उसने मुझे किया है, क्योंकि उसके बेड और उसके दिल में ज्यादा दिन कोई नहीं टिकता। तुम भी जब उसको बोर लगने लगोगी, वो तुम्हें भी छोड़ देगा। मेरी बात याद रखना, समझ आया तुम्हें? मलाइका की बात पे सेरेन धीरे से बोली, और तुम्हें किसने कहा तुम्हारे उस घटिया बॉयफ्रेंड में मुझे जरा भी इंटरेस्ट है? सेरेन की बात पे मलाइका पहले तो थोड़ा हैरान हुई, फिर हंसते हुए बोली, तुम्हारे जैसी अटेंशन सीकर को अच्छे से जानती हूँ मैं, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो और ड्रामे करती हो। मलाइका की बात पे सेरेन बोर हो गई थी। वो किसी साइको की तरह बिहेव कर रही थी, किसी ऐसे आशिक की तरह जिसको उसका प्यार नहीं मिलता तो वो पागल हो जाता है। सेरेन उठने ही वाली थी, तभी अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसको पीछे धक्का दिया था। इससे पहले सेरेन कुछ समझ पाती, किसी की मजबूत पनाहों ने उसको थाम लिया था। सेरेन ने सर उठा के ऊपर देखा तो युवान किसी खूंखार शेर की तरह मलाइका को घूर रहा था। सेरेन नफरत से युवान को खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, दूर रहो, मुझसे एक बार समझ नहीं आता? अभी सेरेन ने इतना कहा था जब युवान जल्दी से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कहीं लगी तुमको? ठीक हो ना तुम? युवान की बात पे सेरेन ने हैरानी से उसको देखा था। तभी युवान मलाइका के करीब जाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इतनी घटिया हरकत करने की? युवान इतना तेज चीखा था, आस पास के लोग रुककर उनको देखने लगे थे। मलाइका अपनी आंखों में आंसू लेके बोली, तुम इस कल की आई लड़की की वजह से मुझे इतना सुना रहे हो? तुम इतना कैसे बदल गए युवान? कल की आई लड़की तुम्हें इतनी अच्छी लगने लगी? देखना, जैसे तुमने मेरा दिल तोड़ा है, वैसे ही एक दिन तुम्हारा भी दिल टूटेगा और तुम भी इस तरह ही बेचैन हो जाओगे। तुम्हारा कोई करीबी तुम्हारा दिल तोड़ेगा और तुम उस दर्द से उभर नहीं पाओगे। तुम भी ऐसे ही परेशान हो जाओगे। मलाइका गुस्से से बोली,
तो युवान आराम से बोला, यहाँ से दफा हो जाओ। मलाइका, इससे पहले मैं भूल जाऊं, तुम एक लड़की हो, यहाँ से दफा हो जाओ। युवान की बात पे मलाइका गुस्से से चली गई थी और अब युवान का ध्यान सेरेन की तरफ था, जो इस तमाशे को हैरानी से देख रही थी। सेरेन धीरे से बोली, हो गया? सेरेन की बात पे युवान जल्दी से बोला, कहीं लगी नहीं ना तुम्हें? युवान की बात पे सेरेन धीरे से बोली, कितनी झूठ फिक्रें दिखाओगे तुम युवान? मैं तंग आ गई हूं तुम्हारी इस बकवास से। सेरेन की बात पे युवान जल्दी से उसके आगे आते हुए बोला, अभी भी तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है रियली? सेरेन, तुम मुझे समझ ही नहीं पा रही ही। आई डोंट नो क्यों मैं तुम्हें सिर्फ ड्रामेबाज लग रहा हूं, जबकि मैं सच में आने किए पे शर्मिंदा हूं। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, पर कम से कम मुझे माफ तो कर सकती ही ना। युवान की बात पे सेरेन आराम से बोली, युवान, सच में तुम पे ये एक्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तुम मेरी माफी के लिए भी झूठ बोल रहे हो। सेरेन की बात पे युवान के चेहरे का रंग बदल गया था। सेरेन एक नजर युवान को देख के चली गई थी। क्या सच में बदल गया है युवान, या ये सब है एक नाटक? आखिर क्या करेगा अब रिद्धिमान अल्याना के साथ? रिद्धिमान अल्याना को खींच के एक अंधेरे कमरे में ले आया था। अल्याना हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन चाह के भी हाथ नहीं छुड़ा पा रही थी। अल्याना इस बार गुस्से से बोली, क्या बदतमीजी है यह? तुम्हें आदत है क्या बेइज्जती कराने की? छोड़ो मेरा हाथ, जंगली घटिया आदमी। अल्याना की बात पे रिद्धिमान उसके चेहरे को दबाते हुए गुस्से से बोला, अल्याना राठौर, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। कहीं ऐसा ना हो मेरी नफरत की आग इतनी बढ़ जाए तुम जल के राख हो जाओ। और अगर तुमने मेरे डेट के बारे में आगे से घटिया लफ्ज इस्तेमाल करा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। कॉल बॉय असल में किसको कहते हैं? तुम्हारा ये घमंड मेरे बिस्तर पे इतनी बुरी तरह टूटेगा, तुम कई दिनों तक बेड से उठने लायक नहीं रहोगी। रिद्धिमान के कहे हर शब्द में नफरत थी। अल्याना का चेहरा डर से सफेद हो गया था। वो उसकी इतनी करीबी से डर रही थी, लेकिन फिलहाल रिद्धिमान को कोई होश नहीं था। वो किस पोजीशन में है? उसके चेहरे पे नफरत थी, सिर्फ नफरत। बरसों बाद किसी ने उसको ऐसे सच्चाई दिखाई थी, वरना ओबरॉय परिवार ने इस राज को हमेशा के लिए दबा दिया था। अल्याना रिद्धिमान से दूर होते हुए बोली, छोड़ो, मुझे जाने दो। अल्याना के लाख कोशिश करने के बाद भी रिद्धिमान ने उसको नहीं छोड़ा था। आखिरकार मेहनत के बाद अल्याना उससे अलग हुई थी। तभी रिद्धिमान फिर से उसके चेहरे को पकड़ के अपने करीब करते हुए बोला, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। जब बकवास करने की आदत है तो अंजाम के लिए भी तैयार रहो। रिद्धिमान की बात पे अल्याना उसको खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, ओह रियली? अंजाम की इतनी ही फिक्र है तो अपनी इस गंदी जुबान को बंद क्यों नहीं रखते? अपनी वजह से अपने परिवार का तमाशा क्यों बना रहे हो? मेरी बात भी कान खोल के सुन लो। रिद्धिमान ओबरॉय, मैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डरती नहीं हूँ। तुमने आज मेरे माँ बाप के ऊपर जो भी बोला, अगर आगे से वो फिर से मैंने तुम्हारी जुबान से सुना तो याद रखना, तुम्हारे घर का तमाशा हर घर में बनाने की जिम्मेदारी अल्याना राठौर लेगी। आज तुम अपने बाप की वजह से 2 लोगों में सर झुका के खड़े हो गए। सोची, जब मैं पूरी दुनिया के सामने ये बताऊंगी तो क्या हाल होगा तुम्हारा? अल्याना के चेहरे पे शैतानी मुस्कान थी। रिद्धिमान गहरी सांस लेकर बोला, तुम ऐसा करोगी? अल्याना उसकी आंखों में आंखें डाल के बोली, बिल्कुल करूंगी। और रही बात तुम्हारी इन खोखली धमकियों की, तो याद रखना, तुम्हारी इतनी औकात नहीं, तुम मुझे छू पाओ। इतना कह के अल्याना आगे बढ़ी थी, जब रिद्धिमान ने फिर से उसका हाथ पकड़ के उसको दीवार से चिपका दिया था। रिद्धिमान अल्याना के सर पर गन रखते हुए बोला, अगर तुमने आगे से कभी भी ऐसी कोई बकवास करी तो याद रखना, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा। तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगी, और ये सिर्फ खोखली धमकियां नहीं है। इतना कह के रिद्धिमान ने अल्याना के बिल्कुल पास ले जाकर शूट कर दिया था। उसकी आंखें कस के बंद हो गई थीं। रिद्धिमान आराम से बोला, अगली बार इसका निशाना तुम होगी। अल्याना राठौर, मुझे और बुरा बनने पे मजबूर मत करो। इतना कहकर रिद्धिमान ने झटके से अल्याना को छोड़ दिया था। अल्याना नफरत से उसको घूरते हुए बोली, और मैं बहुत बुरी हूं। रिद्धिमान ओबरॉय, मेरे माँ बाप पे एक भी लफ्ज और ओबरॉय परिवार का तमाशा। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें जो सही लगे, क्योंकि ये सब करके तुम सिर्फ मुझे दुख दोगे। दुनिया मुझे गलत नहीं कहेगी, ये बात सब पहले से जानते हैं और क्या ही बोल देंगे। लेकिन
खुद को देखो, तुम कैसे दुनिया के सामने बदनाम हो जाओगे। जिस राज को कोई नहीं जानता, कैसे वो राज दुनिया के सामने आएगा। अलियाना की बात पे रिद्धिमान ने गण से दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया था और अलियाना बिना कुछ बोले चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ सेरेन घर आ गई थी। उसका फोन काफी डर से बज रहा था। नया नंबर देख के सेरेन का दिमाग खराब हो गया था। उसने गहरी सांस ली और फिर फोन उठा लिया था। दूसरी तरफ आवाज सुन के उसका मूड और ज्यादा खराब हो गया था। वो थोड़ा गुस्से से बोली, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? सेरेन की बात के युवान आराम से बोला, तुम्हारा नंबर निकलवाना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। वैसे कॉल मत काटना प्लीज सेरेन, प्लीज। देखो, मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करती हो, बहुत ज्यादा नफरत, लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं हूं जितना तुम समझती हो। प्लीज सेरेन, कॉल मत काटना। युवान की बात पे सेरेन गुस्से से बोली, युवान, तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हारी इन चालों में फांसूंगी? मुझे प्लीज बताओ, क्या सोच के तुमने ये सोचा? मुझे सच में समझ नहीं आता तुम करना क्या चाहते हो। अगर तुम्हें लगता है ये सब करके तुम मेरे दिल में अपनी जगह बना लोगे तो तुम बिल्कुल गलत हो। तुमने पहले दिन अपनी असलियत दिखाई थी, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। कम से कम तुम रियल तो थे। और अब जो तुम कर रहे हो उसके बारे में क्या ख्याल है? इसमें तुम्हारी रियलिटी कहाँ है? तुम सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में इतने बिजी हो गए, तुमने खुद की पर्सनालिटी भी बिगाड़ ली। सेरेन की बात पे युवान आराम से बोला, अगर मैंने सिर्फ तुमसे एक माफी की रिक्वेस्ट की तो तुम मुझे इतना सुना रही हो? क्या इंसान को अपनी गलती पे पछतावा नहीं होना चाहिए? क्या सच में तुम्हें मुझे इतना बुरा लगता हूँ? फिर सेरेन आराम से बोली, हाँ सही कहा तुम मुझे इतने ही बुरे लगते हो। इतने भी नहीं, इससे ज्यादा बुरे लगते हो। अब तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? देखो युवान, मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हारी चाल समझती हूँ, इसलिए तुम अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाओगे। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा, या मैं और अच्छे से समझाऊं? सेरेन की बात पे युवान धीरे से बोला, जानता हूँ तुम्हारे लिए मुझ पे यकीन करना आसान नहीं। आखिर मुझ जैसे प्लेबॉय पे यकीन करेगा ही कौन? तुम तो अच्छे से जानती हो मैं हर रात लड़कियों के साथ सोता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे इस दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिल पाता। लोग कहते हैं अक्सर माँ के पास सुकून मिलता है, लेकिन मुझे तो वो भी नहीं मिल पाता। क्या करूं मैं? युवान ने जाने अनजाने में दिल की बात बोल दी थी। तभी सेरेन आराम से बोली, मैं तुम्हारी कोई बीवी या गर्लफ्रेंड नहीं हूं जिससे तुम अपने दुख बांट रहे हो। और अगर तुम्हें कहीं सुकून नहीं मिल पाता तो तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या फिर लड़कियों को अपने घर बुला लेना चाहिए, ताकि तब भी तुम्हें सुकून चाहिए हो। तुम सीधा जाके उनके साथ सो जाओ। कम से कम मेरा दिमाग खराब करने से तो लाख गुना बेहतर होगा ना ये सब। सेरेन की बात पे युवान धीरे से बोला, तुम सिर्फ मेरा मजाक बना रही हो। सेरेन, मैं इस तकलीफ से गुजरता हूं और तुम कभी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकती। युवान की सीरियस आवाज से सेरेन कुछ पल शांत हो गई थी, लेकिन फिर खुद से ही बोली, मुझे लगता है तुम्हें सोना चाहिए, और अगर नहीं सोना तो मुझे सोने देना चाहिए। चलो ठीक है, गुड नाइट। इतना कह के सेरेन ने गुस्से से कॉल काट दिया था। युवान, जिसको पता नहीं चला था वो कब मजाक से इतना सीरियस हो गया था। वो फोन को घुर रहा था, उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। काफी देर तक फोन को देखने के बाद वो वॉशरूम की तरफ चला गया था और फिर कुछ देर बाद उसकी गाड़ी हवा उड़ाती गायब हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ सेरेन ये सिगरेट सुलगा ली थी। अब वो गहरी सांस लेकर सिगरेट का धुआं अपने अंदर उतार रही थी। सामने ही शराब की बोतल रखी हुई थी। अब तक वो ना जाने कितने ग्लास खत्म कर चुकी थी। जब से वो मुंबई आई थी उसने ड्रग्स लेने थोड़े कम कर दिए थे। उसको ड्रग्स का एडिक्शन था, इसलिए मजबूरी में उसको ड्रग्स लेने पड़ते थे, लेकिन वो कोशिश करती थी यहाँ उसका एडिक्शन कम हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो खुद को सिगरेट और शराब से शांत करती थी। अभी भी उसके आगे सिगरेट बिखरी हुई थी जब उसको अपनी बहन का ख्याल आया था। सेरेन नफरत से चीखी, अलियाना कहाँ हो तुम मुझे अब तक क्यों नहीं मिली? जब भी तुम मुझे मिलेगी मैं तुम्हारी सांसें तुमसे छीन लूंगी, तुमसे जीने की उम्मीदें छीन लूंगी। तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है, बहुत हर्ट किया है। आई रियली हेट यू। तुमने मेरा बचपन छीन लिया, मेरे मॉम डैड छीन लिए, मेरा घर छीन लिया, मेरा देश छीन लिया। आज मैं यहाँ कैसे गैरों की तरह रह रही हूँ, रेंट पे रह रही हूँ,
और तुम मेरे मॉम डैड के आलीशान मेंशन में रह रही होगी। मैं जानती हूँ तुझे सब भीख में मिला होगा, तुम किसी चीज़ के लायक नहीं हो। मैं तुमसे सब छीन लूंगी, और तो और मैं तुमसे मेरे मॉम डैड का नाम भी छीन लूंगी। सेरेन बुरी तरह चीख रही थी। तभी उसको खिड़की से किसी आवाज़ आई थी। कोई आदमी जोर से चीख रहा था, ए पागल लड़की, अपना ये मातम कहीं और जाके कर, और भी लोग रहते हैं यहाँ। आदमी की बात पे सेरेन ने गुस्से से शराब की बोतल उठा के खिड़की पे दे मारी थी। बोतल की आवाज़ बहुत तेज थी। शायद और लोग भी जाग गए होंगे, लेकिन सेरेन को किसी परवाह नहीं थी। सेरेन गुस्से से चीखी, नफरत है मुझे तुमसे, नफरत में तुमसे जल्दी ही मिलना चाहती हूँ ताकि तुम्हें बर्बाद कर दूँ, तुमसे सब छीन लूँ, तुम भी मेरी तरह तड़पो। सेरेन चिल्ला के अपनी बहन को गालियां दे रही थी। उस बहन को जिसके साथ किस्मत पहले से ही बुरा मजाक कर चुकी थी, उस बहन को जिसने पूरी राठौर इंडस्ट्रीज को अपने सर पे उठाया था। हर कोई जानता था अलियाना ने वापस से इस कंपनी की बनाने में कितनी मेहनत की थी। जहां एक बहन से अपने खुद के पैरों पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, वहीं दूसरी बहन ने मजबूती से अपने कदम जमाए थे। सेरेन के दिमाग पे सिर्फ एक जुनून था, और वो था उसको अपनी प्यारी बहन को बर्बाद करना था, जिससे वो खुश रह पाए। अलियाना को जी भर के कोसने के बाद सेरेन वहीं जमीन पे बैठे बैठे सो गई थी। उसके आसपास अभी भी शराब की बोतलें बिखरी हुई थीं, सिगरेटें बूझ चुकी थीं, लेकिन उसको मतलब था तो सिर्फ एक चीज से, और वो था उसका नशा। वहीं दूसरी तरफ रियान और आरू दोनों लंच कर रहे थे। तभी रियान धीरे से बोला, आरू अलियाना कभी भी अपनी शादी के लिए राजी नहीं होगी, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। मेरा मतलब है हम दोनों कोशिश करते हैं और उसके लिए लड़का ढूंढते हैं। शायद वो लड़के को देख ले, हामी भर दे। तुम्हें क्या लगता है? देखो आरू, अगर हम यही सोचते रह गए वो क्या करेगी, क्या कहेगी, तो मुझे लगता है हम कभी खुशी से नहीं रह पाएंगे, और ना उसको खुश देख पाएंगे। वो तो मना करेगी ही, लेकिन हम किस लिए हैं? मैं पहले ही बता दूं, मैं उसको दुखी नहीं देख सकता, और मैं जिहान और सारा को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम उसको कैसे भी करके मनाओ। मैं अभी रियान की बात पूरी नहीं हुई थी जब आरू धीरे से बोले, अपने बेटे को क्या जवाब दोगे? रूहान के जज्बात हमसे छुपे हुए नहीं हैं। रियान, अगर उसकी पता चलेगा उसके माँ बाप ही उसके दुश्मन बन रहे हैं तो क्या करोगे तुम? रियान गहरी सांस लेकर बोला, तुम अपने बेटे के चक्कर में अलियाना की जिंदगी खराब करना चाहती हो? तुम्हें नहीं लगता हम ये सब करके सिर्फ गलती कर रहे हैं? रूहान एक लापरवाह लड़का है जिसको खुद का भी नहीं पता, और अलियाना एक काबिल लड़की। तुम ये रिश्ता करने कर बारे में सोच भी कैसे सकती हो? रियान की बात पे आरू ने हैरानी से उसको देखा था। क्या करेगा अब रियान अलियाना की शादी के लिए? आखिर कब तक चलेगी रिद्धिमान और अलियाना के बीच ये नफरत? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।